हेलो दोस्तों, कैसे हो। आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 2020 शिफ्ट 2 की मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मैथ्स पार्ट पर। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक रसायन विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त अंकों से 120 अधिक है। भौतिकी और गणित में मिलाकर उसके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। कहने का मतलब ये है कि भौतिकी, रसायन और गणित में छात्र का जो कुल अंक हैं वो रसायन विज्ञान में जो अंक है ना उससे 120 अधिक है। अगर रसायन विज्ञान में 120, रसायन विज्ञान से 120 अधिक हैं उन तीनों के, तो 120 किसकी वजह से अधिक है? भौतिकी और मैथ की वजह से। यानी भौतिकी और गणित में जो 120 अंक होंगे वही तो अधिक होंगे। तो पूछा क्या है अपन से, गणित में मिलाकर उसके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितनी है। गणित में मिलाकर उसके द्वारा भौतिकी औसत अंक। अब जब इन दोनों के ही 120 अंक है तो औसत कितना हो जाएगा भाई? 120/2 यानी 60। जैसे कि मैं अगर डिटेल में लिखूं तो भौतिकी प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ के जो अंक होंगे वो केमिस्ट्री से कितना 120 अधिक है। तो यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री तो हटेगा, यानी फिजिक्स प्लस मैथ का मान ही तो 120 है। जब इसका औसत पूछा है तो 2 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में फर्स्ट और सेकंड पर 2 समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करके बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स और वाई का मान निकालना। अब एक्स और वाई का मान निकालते कैसे हो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखो मैं एक थोड़ा डिटेल में निकाल देता हूँ, जैसा कि कुछ लोग पहली बार देख रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर काफी बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने डिटेल में कराया है। फिर भी इसको अगर देखो, इसको तोड़ते हैं, इन दोनों का 30 और एक्स स्क्वायर का गुणा के बराबर होना चाहिए और जोड़े घटाएं तो 11x के बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x, यानी जोड़ो इनको तो 11x और गुणा करो 30 = 0, यानी 30x स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो 30x स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसको गुणनखंड विधि होती है, इसको खंड कर देते हैं। तो x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस 6। यहां से +5 कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस 6, है ना, बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? x प्लस 6 एक अलग हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। यानी x के मान कितने हो जाएंगे? x = हो जाएगा -5, -6। 2 मान आ गए। इसी तरीके से अपन y का मान निकालें, जैसे y² प्लस 7y प्लस 12 बराबर 0। तो इसका क्या होगा? 4 और 3 7 और 4 3 12, तो यानी y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12 = 0। तो y मैंने अगर कॉमन ले लिया तो y प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 4 = 0। तो यानी एक y का मान क्या हो जाएगा? -3, एक हो जाएगा -4। अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा मान बड़ा है। ये x बड़ा है y से, x बड़ा बराबर है y से, x छोटा है y से। अब देखो माइनस में जितना बड़ा मान होता है उतना छोटा होता है और जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है माइनस का। ठीक है, तो x यानी बड़ा होता है वो छोटा होगा, यानी 5 और 6 छोटा होगा, यानी x छोटा होगा किससे? y से, क्योंकि y बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, जैसे अपन ने ये पढ़ा होगा आपने लाइन वाला कि इधर जाएंगे तो प्लस का मान होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, है ना। तो इधर जाते हैं तो पहले क्या आता है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ 0 माना जाता है। तो इस तरीके से प्लस का मान ये बड़ा होता है और इधर माइनस जाते हैं। तो इधर से जाओगे अपन, शुरुआत करोगे तो पहले 1 2 3 4 आएगा, तो ये इसको बड़ा मानते हैं, इसको छोटा मानते हैं। चलो ठीक है। दूसरी बात में इसको कैसे करना है, जैसे जल्दी करना हो तो जैसे समीकरण लिखा हुआ है इसको आप, बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे डिटेल में करोगे तो काफी सारा टाइम भी जाता है। खैर, x² प्लस 11x, ये समीकरण लिखा हुआ था, x² प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। अब ऐसे एक ही स्टेप में कैसे लिखना है, देखो x का मान अगर मुझे निकालना है, अगर ये मैंने खंड कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा? 6 और 5 2 खंड होंगे इसके। तो इसमें
और एक तो चेंज हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 5, ठीक है। इसी प्रकार एक वो लिखा था वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बराबर 0। तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 3 में हमको ये तो पता होना चाहिए कि कितने में खंड हो रहे हैं, तो ये पूरा समीकरण लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 4 3, तो 4,3 तो मान होंगे, अब प्लस के होंगे या माइनस के, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस के 4y मानोगे आप, प्लस के 3y मानोगे। तो यहाँ प्लस के है तो फिर यहाँ माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस के 4y होते तो फिर यहाँ प्लस के हो जाते, अगर यहाँ माइनस 3y होता तो यहाँ प्लस के 3y होता, ठीक है। यानी यहाँ से जो फैक्टर बनेगा वो एक तो चिन्ह चेंज हो जाता है। दूसरी बात, कभी कभार अगर यहाँ कोई मान आता है, जैसे 2x स्क्वायर होता तो क्या होता, फिर 2 को नीचे लिख देते। अगर 3y स्क्वायर होता तो 3 को नीचे लिख देते। इस तरीके से आप डायरेक्ट, एक तो क्या होगा, ये जो खंड होंगे उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोएफिशिएंट गुणांक होता है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि जंगल में पशुओं के सिर की कुल संख्या 858 है और पशुओं के पैरों की कुल संख्या 1840 है, तो जंगल में तोतों की संख्या कितनी है। देखो भाई, कुल यदि जंगल में पशुओं के सिर की कुल संख्या 858, सिर तो एक ही होता है, हाँ अंतर कहाँ आएगा, पैरों में आएगा, क्योंकि तोते के 2 पैर होंगे और बाघ के 4 होंगे। अपन मैं ये मान लेता हूं कि भाई 858 क्या है, कुल सिर है, यानी टोटल है कितने, वो 858 है। अब उसमें पैरों की संख्या कितनी है, देखो अगर मैं ये मान लू 858 टोटल क्या होते, तोते होते, पैरट तोते होते अगर ये, तो फिर पैर टोटल कितने होते, क्या कि 2 गुने होते इसका, 8 दूनी 16, यानी 50 से 1700, यानी 1716 पैर होते, ठीक है। अगर टोटल तोते होते तो, लेकिन 1716 हमारे अकॉर्डिंग हो रहे हैं कब, जब टोटल है तब। अगर टोटल नहीं है, यानी 1716 अगर तोते होते तो 1716 हो जाते, लेकिन ज्यादा कितनी है, टोटल क्वेश्चन में दिया है अपन को 1840। कितना दिया है, 1840, यानी ज्यादा कितने हो गए भाई, 1716 से अपन 1840 दे गए तो माइनस के 1716, ठीक है। तो 16 घटाया यानी 130, यानी 130 पैर ज्यादा है। किसकी वजह से, ये पैर किसकी वजह से ज्यादा है, यानी 130 ज्यादा किसकी वजह से, बाघ की वजह से। यानी अगर बाघ की, देखो तोते की 2 टांग गिनी जा रही है, यहाँ पे कितनी, 2 गिनी जा रही है, बाघ की 4 होती है, 2 ज्यादा है, यानी इसका मतलब 130 टांगे ज्यादा हैं, तो कितनी होंगी, 65 क्या होंगे, बाघ होंगे, है ना। 65 बाघों की तो 130 टांग ज्यादा है। अगर 65 बाघ हैं अपने पास, तो टोटल देखो 858 क्या है, पूरे जानवर हैं, तो 858 में से कितना घट जाएगा, 65। अगर 58 घटाया 7 और घटा दिया तो कितना बचेगा, 793, यानी 793 कितने क्या होंगे, तोते होंगे, यानी तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 793, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुमानित मान क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करना है ना। तो 638 प्लस 9709 माइनस 216 भागित, पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी बोर्ड मास का रूल लगता है, बोर्ड BODMAS, इसका मतलब होता है ब्रैकेट B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 638 में से 216 घटाऊंगा अगर मैं, तो 600 में से 200 घटाऊंगा तो 400, ठीक है। 38 में से 16 घटाया मैंने, 6 घटाया 32, 10 घटाया 22, यानी कितना हो जाएगा, 422। अब 422 किस में जोड़ना है मुझे, इसमें, है ना। तो 422 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 22 और 9 31, 7 4 11, यानी क्या हो जाएगा, 10,131, है ना, यही हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या करना है अपन को, भागित 26, यानी 26 का जब अपन को भाग देना है, अपन को पता है, देखो 26, या तो 26 का टेबल पढ़ना पड़ेगा या फिर 2 से। अब 131 है, देखो ऑप्शन क्या है, दूर दूर है, तो अपन थोड़ा सा अनुमान से भी कर सकते हो। जैसे मैंने 131 की जगह या तो इसको 130 मान लूं, जैसे मैंने ऐसे लिख दूं 10130 या 12 कर दूं 26,
पहले क्या करो, 2 से काट दो भाई, 13, 2 से 2 पंजे 10, 0, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 है ना, ये 2 पंजे 10, 0, 2 छक्के 12। अब 13 से काट दो, यानी छोटा करने के बाद क्या होता है अपन को, सरल होता है भाग देना। 13 3 39, कितना बचा 11, 116, तो 13 नम्मा 117, 13 अट्ठे 176, ठीक है, 13 अट्ठे 104, अब कितना बचा 12, 126, तो 13 नम्मा 117, यानी 389। अब 389 के अलावा कौन सा ऑप्शन है अपना, 390 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लगभग देखो, थोड़ा सा अगर मैं इसको 130 भी मान लेता, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है ना, 130 मान लेता, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीके से अपन लगभग, या 26 की टेबल पढ़ोगे तो 26 से भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, रीता की वर्तमान आय अपनी बेटी की वर्तमान आय की 4 गुना है और उसकी माँ की आय की 2/3 है। उन सब की वर्तमान आय का कुल योग 154 वर्ष है। रीटा और उसकी माँ की वर्तमान आय में क्या अंतर है, ठीक है। रीटा और उसकी वर्तमान आय में क्या अंतर है, अपन को उसकी माँ की वर्तमान आय में क्या अंतर है। तो रीटा की वर्तमान आय बेटी की वर्तमान आय की 4 गुनी है। जब मैं ये कह दूं कि जैसे यहां लिख देता हूं, चलो रीटा और ये बेटी, ठीक है, और यहां मां, मैंने देखा कि रीटा बेटी की से 4 गुना है, तो देखो ये अगर x है तो ये कितना होगा 4x। अब उसने आगे कहा उसकी माँ की आय की 2/3 है, यानी रीटा की जो आय है उसकी माँ का, जैसे माँ का लिखूं तो माँ का 2/3 इजिकल टू कौन है, रीटा। यानी रीटा को कितना माना था मैंने 4x, तो अब 2 से 2 कटा तो 3 दूनी 6x, तो यानी माँ की आय कितनी हो जाएगी, माँ इजिकल टू 6x, यानी 6x क्या हो गया माँ। अब उसने कहा सबकी वर्तमान आय का कुल योग 154 है, तो यानी 6x प्लस 4x प्लस x इजिकल टू कितना हो जाएगा 154, ठीक है। तो 6 4 10 है 11x, यानी 11x इजिकल टू क्या हो जाएगा 154, यानी x इजिकल टू हो जाएगा 11 × 11 11 चौक 44, यानी 14। अब उसने पूछा क्या है, रीटा और उसकी माँ की वर्तमान आय में अंतर। तो भाई रीटा और उसकी वर्तमान आय में अंतर क्या है, 6x माइनस 4x, यानी 2x का अंतर है, तो x का मान कितना है 14, तो 2 × 14 यानी 2 × 14 यानी कितना हो जाएगा 28 ईयर्स, है ना। क्या है ये डिफरेंस, रीटा और उसकी माँ की आय में कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितना हो जाएगा 28 ईयर्स का डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, रंजीत के मासिक वेतन का 2/3 हिस्सा रमन के मासिक वेतन के बराबर है। रमन का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 30% अधिक है। पवन का मासिक वेतन इतना है। देखो भाई, अगर मैं लास्ट से लेके चलता हूं, देखो हमें पूछा क्या है रंजीत का, यानी ये पूछा है रंजीत का मासिक वेतन पूछा है, ठीक है। तो रंजीत के मासिक वेतन का 2/3 हिस्सा रमन के मासिक वेतन के बराबर है। यानी मैं अगर यहां लिखूं तो रंजीत का, जैसे रंजीत का 2/3 यानी 2/3 बराबर क्या होगा, रमन होगा। लेकिन अभी इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी रमन की आय आएगी तो हम रंजीत की निकाल सकते हैं। और रमन में और पवन में कितना अंतर है, 30% अधिक है। किसकी, रमन का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 30% अधिक है। यानी 32,000 में अगर मैं 30% अधिक कर दूं तो किसका वेतन आ जाएगा, रमन का। तो ठीक है, अब हमें देखना है रमन का मासिक वेतन। रमन का मासिक क्या होगा, 32,000 में 32,000 का मैं कितना परसेंट अधिक कर दूं, 30%, यानी 130/100। या मैं यूं कह दूं कि 30/100, इस एक को हटा दूं। जैसे कि मैंने एक को अगर हटा, जैसे कि मैं एक को हटा दूं तो 30% निकल आएगा, अगर पूरा निकालूंगा तो पूरा निकल आएगा। उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई, क्योंकि 130 निकालोगे तो पूरा मान आएगा, बाकी जोड़ना पड़ेगा अपन को रमन के में। तो मैंने 130 का ही मान निकाल लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई। जैसे कि मैंने इसको किया, इसको काटते हैं अपन, ये 0 से 0 कट जाएगा। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत के मासिक वेतन का 2/3 हिस्सा रमन के मासिक वेतन के बराबर है। यानी रंजीत का निकाल है, रंजीत का 2/3 किसके बराबर है भाई, रमन के, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि रमन का मासिक वेतन पवन के मासिक वेतन से 30% अधिक है। यानी जो रमन है, रमन का जो
मासिक वेतन है वो पवन के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 30%। और पवन का मासिक वेतन कितना दिया है, 32,000, यानी पवन का कितना दिया है भाई, 32,000। ठीक है, अब रमन का अगर निकाले में, रमन के अगर मासिक वेतन की बात करें तो ये 32,000 का 32,000 में मैं 30% की वृद्धि कर दूं, यानी 130/100, यही होगा। अब इसको अपन को निकालना है, कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 13 का गुणा करूं तो 00, 13 दूनी 26, 6 13 39 और 2 43, यानी 41,600। ये किसका निकला भाई, रमन का निकला। अब उसने कहा क्वेश्चन में कि रंजीत का वेतन निकालना। भाई मैं यहाँ पे रमन की जगह पे अगर 41,600 लिख दूं तो ये इसका मान निकल आएगा। तो चलो ठीक है, तो मैंने ये लिखा रंजीत का कितना हो जाएगा, 41,600 इंटू, देखो ये कैची का, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, यहां से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको मैंने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 0 2 8 16, 0 0, यानी 3 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 0 0 3 8 24 की 4, 2 3 दूनी 6, यानी 62,400 रुपए। कितना हो जाएगा 62,400। देखो अपन कितना, कौन सा ऑप्शन है अपना, 62,400, यानी 4th ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या कोई नया टॉपिक स्टार्ट कराना है वो भी, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका जरूर ध्यान रखें, है ना। कैसा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब आपका रिस्पॉन्स मिलता है तभी वीडियो बनाने में भी मन लगता है ना। क्या चाह रहे हैं बच्चे, क्या नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का स्टार्ट हुआ। रीजनिंग के ये टॉपिक का क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, हर सेट पेपर में आता है। ये काफी सरल है, उम्मीद है किसी से भी गलत नहीं जाता होगा। खैर, अगर किसी ने एक बार भी इस क्वेश्चन को किया होगा समझ के, अगर मेरी वीडियो एक बार भी देखी होगी तो शायद ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं जाता किसी का भी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखो वर्णानुक्रम यानी शब्दकोश, यानी डिक्शनरी में दी होती है, जैसे ए के बाद बी, ए वाले मीनिंग, बी वाले, फिर सी डी, इस तरीके से, है ना। तो एम से सभी शुरू होता है, फिर एम के बाद आई, आई सभी में है, एन 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 सभी में है, फिर आई, आई इसमें भी है, ओ है इसमें, ए है। तो पहले स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा 1। ठीक है, अब आई के बाद ए है, यहाँ आई के बाद एम है, यहाँ आई के बाद एस है, तो फिर दूसरे नंबर पे एम आएगा, तीसरे नंबर पे एस आएगा। अब यहाँ तो एन के बाद ओ था, आई तो था ही नहीं, क्योंकि आई के बाद ओ आता है, तो ये 4 नंबर पे आएगा। तो इसने पूछा तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे इसका सीक्वेंस पूछता है कई एग्जामों में, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में, एसएससी या व्यापम या रेलवे में सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो सीक्वेंस किस तरीके से लिखा होगा, जैसे 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, इस तरीके से सीक्वेंस भी लिख के आ जाता है। तो दोनों ही तरीके सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में समानुपात के एक तरफ दिए गए दोनों शब्दों के बीच एक निश्चित संबंध है और समानुपात के दूसरी तरफ दिए गए शब्द दिया गया है, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार प्राप्त किया जाना है जिससे दोनों शब्दों के ठीक उसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाए जिस प्रकार का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच है। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या है कि जो माँ और बच्चा, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, हर पेपर में आते हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो या व्यापम हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर आता ही आता है। ठीक है, तो माँ और बच्चा में जो संबंध है वो बादल और किसमें होगा। देखो माँ और बच्चा का संबंध है वही बादल और किसका होगा, वर्षा का। ठीक है, बादल से ही वर्षा होती है और माँ से ही बच्चा होता है। ठीक है, माँ का जो बच्चे से संबंध है वही बादल का किससे होगा, वर्षे से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अक्षरों, अंकों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है
ये जो श्रेणी दी हुई है अपन को कि श्रेणी में क्या करना है ना। फिर उसके बाद ये लिखा है यदि बाईं ओर के पहले पद को बाईं ओर से 10वें पद के साथ बदल दिया जाता है, इसी तरह दूसरे को 9वें, तीसरे को 8वें, चौथे को 7वें और बाकी भी इसी तरह। देखो बाईं ओर यानी ये ए को किससे बदलना है, 10वें से। यानी देखो पहले मैं अगर नंबरिंग कर लूं या गिन लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां तक 10 हो जाता है। यानी ए की जगह पी आ जाएगा, पी की जगह ए हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे तो बी और ये भी चेंज हो जाएगा भाई, बी और स्टार चेंज होगा। फिर 7 और बाई भी चेंज होगा, सी और जेड भी चेंज होगा, डी और 9 भी चेंज होगा, क्योंकि ए और पी भी चेंज है। इस तरीके से कहा है। ठीक है, अब आगे उसने कहा है बाकी भी इसी तरह बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 8वें पद के बाईं ओर 7वां होगा, यानी 8 7 15वां होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दाईं ओर से 8वां हो गया। अब दाईं ओर से 8वें पद के बाईं ओर, अब इस शब्द की बात करें क्योंकि देखो श्रेणी का दाईं ओर तो ये हुआ, यहां से गिनना। अब शब्द के बाईं ओर यानी शब्द यहां है तो इसके बाईं ओर इधर ही चलेंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जगह कौन सा अक्षर आएगा ये देखना। अब देखो यहाँ तो जेड है, लेकिन उसने ये कहा था कि चेंज करना है, तो जेड से किसको चेंज किया था अपन ने, सी को चेंज किया था। किसको चेंज किया था, सी को। तो यहाँ जेड की जगह कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है, बस और कुछ नहीं है ना, कि कौन सा शब्द कहाँ चेंज किया हुआ है। इसमें पहले ये जरूर देख लो कि क्या पूछा है, उसको अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है पता लगाएं कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। एक श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब देखो 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है जैसे कोई चीज खड़ी है, जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं, मैं उनके बीच में जैसे बोतल रखूं, तो पहले के और दूसरे के बीच में जैसे मैंने अगर 1 बोतल रखी हुई है तो दूसरे और तीसरे के बीच में 2 बोतल रखूंगा, तीसरे चौथे के बीच में 3 रखूंगा, चौथे पांचवे के बीच में 4 रखूंगा, पांचवे छठवें के बीच में 6 रखूंगा, यानी 1 की वृद्धि होती जाएगी। तो ये चीजें कहां से आंसर मिलेगा अपन को, ऑप्शन से। अपन को ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो देखो सी और आई के बीच में कितना अंतर है, आई और ओ के बीच में कितना अंतर है, ओ यू के बीच में कितना होता है, यू बी के बीच में अंतर कितना है, बी के बीच में कितना अंतर है, ये चीज देखनी है। ठीक है, एच अब देखो 1 का अंतर होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर यानी 1 की वृद्धि होती जाएगी। तो देखो सी और आई की बात करें तो सी कितने नंबर पे होता है, 3 पे, और ये कितने पे होता है, 9 पे, और ये ओ कितने पे होता है, 15 पे। ठीक है, तो 3 6 9 6 15, यहाँ तो बराबर का अंतर हुआ, ये तो 1 ज्यादा नहीं हुआ। 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ा तो 15 ये आ गया, लेकिन इसमें अंतर बराबर तो नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। देखो एच कितने पे, 8 पे, ये 12, ये 16। अब देखो यहाँ भी बरा 8 4 12, 12 4 16, यहाँ भी बराबर हुआ। तो सी से यहाँ देखोगे आप, ये सी 3 पे, एच 8 पे, एम कितने पे, 14 पे। तो यहाँ 3 से 5 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। चलो आगे देखते हैं। फिर ये 14 के बाद ये 18 है, तो 14 4 का अंतर हुआ, फिर यानी 14 पे से 4 बढ़ा के 18 आ गया, यानी 3 से 4 तो यहीं पे वृद्धि हो गई ना, तो बराबर तो नहीं हो सकी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, यानी 1 बढ़ेगा। अब यहां देखा इसमें ये 3 ये 5, अब यहाँ पे ये 8, एल कितने पे आएगा, 12, क्यू कितने पे आएगा, 17, ये कितने पे आएगा, 23 पे। अब मैंने यहाँ देखा 3 और 2 का फर्क है, यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ 4 का फर्क है, यहाँ 5 का है और यहाँ 6 का है, यानी पहले 2 का फर्क, 3 4 5, यानी 1 की वृद्धि होती गई। तो अपन को ये देखना है कि 1 की वृद्धि होती जाए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो ऑप्शन से ही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीविल, बोरेर और बीटल जैसा है? तो ये वीविल, बोरेर और बीटल ये कीट होते हैं, कीट में आते हैं। कौन से में आते हैं? ये कीट में। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो गूगल ऐप पे आप डाल के इनके चित्र देख सकते हो। काफी छोटे छोटे कीट होते हैं, काफी तरीके के कीट होते हैं ना। तो ये किस में आएगा? कीट में आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं, लेकिन कोई एक चौथा शब्द उन 3 से भिन्न है। उनमें भिन्न ऑड वन शब्द का पता लगाएं। लोमड़ी, याक, भालू और कंगारू। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कंगारू। कंगारू इज द डिफरेंट है ना। इसमें कौन सा अलग है? कंगारू डिफरेंट है। ठीक है, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इसकी काफी अलग विशेषताएं हैं, काफी अलग है ये इनसे, इन तीनों से काफी अलग है। बड़ा भी है, इनसे काफी बड़ा है। और कई तरह कंगारू भी कई तरीके के पाए जाते हैं। कंगारू कई तरीके के जानवर हैं, इनमें भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना ये पोर्शन पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। एग्जाम तो होंगे ही, आगे कितना भी समय लग जाए, जब तक खुलेगा लॉकडाउन तब होंगे, चाहे अक्टूबर चला जाए, नवंबर हो जाए या दिसंबर हो जाए, एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि प्रक्रिया तो पूरी होगी ही होगी, है ना। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग पढ़ोगे तो आप जानोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे, जैसे कि पढ़ाई बंद भी कर दोगे तो क्या आपका फालतू समय जाएगा ना। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो तो कहीं ना कहीं आपसे आगे होंगे। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं, एक बंदा नहीं पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे है। ये आप सोचो, आप मानो या ना मानो। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहें, ख्याल रखें, अपना रिवीजन करते रहें, जिससे कि आगे आपको जैसे ही एग्जाम आएगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम्स आए, समझ में नहीं आए या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लास लूंगा और भी टॉपिक की वीडियो डालूंगा, मैथ्स पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन की स्पेशल क्लास की। उम्मीद करता हूं आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं, मांग होगी तो जरूर डालूंगा। मुझे भी उत्साह रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग चाहते हो कि वीडियो डालें, तो वीडियो डालूंगा। फिर ये स्क्रीन का है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा और दोस्तों से शेयर करें, बताएं। ठीक है, काफी सारा फायदा होगा अपना भी और लोगों का भी। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।